हेलो दोस्तों, रोड टू प्रीलिम्स 2023 में प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 सवाल और देखेंगे कि किस तरीके से एक जर्नी स्टार्ट होती है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। 2023 प्रीलिम्स अब बहुत करीब है, तो इसलिए हमारी जो कोशिश रहेगी आपकी रिवीजन करवाने की, और क्वेश्चन सॉल्व करने से बेहतर रिवीजन शायद ही कोई हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हम इस फॉर्मेट के अंदर एक नई जो इनिशिएटिव है उसके अंदर क्या लेके आए हैं, आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं। 5 क्वेश्चंस डेली सब्जेक्ट वाइज आपके लिए कवर किए जाएंगे, जहां पे हम अपने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस निकालेंगे। करंट अफेयर्स बेस्ड भी होंगे उसके अंदर क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन जो है हमारी टेस्ट सीरीज से होंगे और एक हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू से सीख मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सोर्स होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप हमारे किसी भी कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, हम 10% एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं 31 जनवरी तक। तो उस डिस्काउंट को आप जरूर फायदा उठा सकते हैं हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके और रिपब्लिक 74 कोड का इस्तेमाल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस क्रैश कोर्स में से, हमारा क्रैश कोर्स जो है ऑनगोइंग है, प्रीलिम्स संभव क्रैश कोर्स, जिसके लिए हमने डिजाइन किया है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस और अभी 10% एडिशनल डिस्काउंट पे आप इसको अवेल जरूर करें। पहला सवाल जो है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के बारे में। ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या करना होता है प्रीमिक्स में, जनरली मैं ये एडवाइस करता हूं कि आप एक बारी स्क्रीन पॉज कर लें, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम जब आंसर डिस्कस करेंगे तो अपना आंसर चेक करें। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 2 ऑप्शंस जो हैं आपको, ये वन ऑफ द टाइप ऑफ यूपीएससी ऑप्शंस है। देखो यूपीएससी ऑप्शंस किस टाइप के होते हैं, एक 1 2 ये वाले जिसमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं या 2 स्टेटमेंट्स दी होती हैं, एक मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी होती हैं, ठीक है, एक सिंगल करेक्ट आंसर वाली या सिंगल ऑप्शन वाली होती है जिसमें ABCD आपने सिलेक्ट करना होता है, और एक होता है नया फॉर्मेट जो आजकल आया है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और ज्यादातर वो मैच द फॉलोइंग में देखा गया है 2022 के प्रीलिम्स में। उस तरीके के भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो फर्स्ट बेस बिल्ड करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट सही है? और दूसरी स्टेटमेंट तो अगर सही है तो पता है, लेकिन इनकरेक्ट बतानी है, तो इसलिए इसका आंसर है 2 ओनली। रीजन, सबसे पहली स्टेटमेंट तो सही है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी बुलाया जाता है, उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के बाद एक्सपेंड किया गया। पहले इसमें 16 मेंबर होते थे, अब 60 मेंबर होते हैं। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रीजन, इंडियंस का जो इंट्रोडक्शन है वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, वो सर यहां से नहीं शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है 1861 से, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि इंडियंस इन द वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे हैव बीन देयर बिफोर हैंड ओनली, इससे पहले से ही रहे हैं। 1909 में तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एंट्री मिली थी, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एंट्री मिली थी। तो दोस्तों ये वाला जो सवाल है, इसमें आपको ऑप्शन करना है 2 ओनली, क्योंकि आपने बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, और यही चीज एग्जैक्टली हमने डिटेल में डिस्कस की है अपने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर भी, संभव के अंदर भी। तो आप यहां पे मैं बता दूं कि एक पहली स्टेटमेंट हम जानते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 से 60 बन जाती है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। ऑफिशियल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ज्यादा थे इन नंबर एज कंपेयर टू द इंडियंस। दूसरी चीज, डेलिब्रेटिव फंक्शंस या डिस्कशन, बजट के ऊपर डिस्कशंस करना, ये सब चीजें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर अलाउ की गई थी। हमारी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन मेंबर को एंट्री मिलती है और वो एज अ लॉ मेंबर एंट्री लेते हैं, और उनका नाम है श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। तो ये सब 1909 के बाद होता है। वेरी फेमसली दैट वी नो कि 1909 के जो एक्ट है, इसके थ्रू कम्युनल इलेक्टोरेट्स बनते हैं, यानी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनते हैं। मुस्लिम्स को वोट करने के लिए सिर्फ मुस्लिम्स कैंडिडेट जो हैं वो वोटर्स होंगे। मुस्लिम ही कैंडिडेट्स की सीट्स जो हैं वो रिजर्व करके रखी जाएंगी, और जितनी रिजर्व सीटें हैं उस पर वोट देने वाले भी मुस्लिम्स रहेंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो जाता है, और यही चीज दोस्तों हमने अपने क्रैश में भी डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रियम्बल के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट। प्रियम्बल या प्रियम्बल के अंदर दी गई टर्म्स बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। पिछले 3 साल के आप पेपर उठा लो, प्रियम्बल के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रियम्बल वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, इट कैन नॉट एक्ट एज अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, एंड सेकंड, इंडिया फॉलोज अ ब्रांड ऑफ कम्युनिस्ट सोशलिज्म रादर देन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है, पॉज करके आराम से अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। दोस्तों सही आंसर इसका क्या आ जाता है? सही आंसर आ जाता है A1। क्यों? क्योंकि पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। प्रियम्बल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के हिसाब से किसी भी तरीके से पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर सॉवरेंटी ऑफ इंडिया लिखा है, अब सॉवरेंटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, तो ऐसा हो सकता है कि वो सॉवरेंटी से रिलेटेड कोई चेंजेस लेके आ जाए, कोई बदलाव लेके आ जाए। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रियम्बल में सॉवरेंटी लिखा है इसलिए कोई एक्ट ही नहीं पास हो सकता रिगार्डिंग सॉवरेंटी। दैट इज हाउ यू आर नॉट गोइंग टू लिमिट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम यूजिंग द वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सोशलिज्म के बारे में। यह कहता है कि इंडिया फॉलोज अ ब्रांड ऑफ कम्युनिस्ट सोशलिज्म रादर देन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है सर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया इनफैक्ट has followed a path of democratic socialism up till recently, और कम्युनिस्ट सोशलिज्म तो इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया। अब आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। एक तो सोशलिज्म होता क्या है, दूसरा कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या होगा, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होगा। तो इसके लिए, क्योंकि आजकल बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आइडियाज के ऊपर बेस्ड या पॉलिटिकल थॉट के ऊपर बेस्ड प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपसे सवाल पूछा जाए अब कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या है। देखिए, सोशलिज्म एक ऐसी ब्रांड ऑफ पॉलिटिकल थॉट है जो ये कहता है कि सभी रिसोर्सेज सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, और किसी भी तरीके की प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट सोशलिज्म बात करता है। अब सोशलिस्ट के नजरिए से देखिए, सोशलिज्म के टारगेट तक पहुंचना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये करनी है, ये सोशलिज्म है। सोशलिज्म का अगला कदम होता है कम्युनिज्म। अगर हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से देखें तो सोशलिज्म का नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कहता है कि जब ये सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और समाज में कोई इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, तो हमें सरकार या स्टेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब कम्युनिस्ट सोशलिज्म इज ऑलवेज अबाउट अ रेवोल्यूशन। कम्युनिस्ट सोशलिज्म हमेशा कहता है कि जो लोग रेवोल्यूशन लेके आएंगे और कम्युनिज्म की एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, उन लोगों को कहीं किसी भी तरीके का मेथड अपनाने पड़ सकता है। वो वायलेंस से भी कर सकते हैं, नॉन वायलेंट तरीके से भी कर सकते हैं। वो सरकार जब बनाएंगे, when they will form a government at this stage, they can form a democratic government also, they can form a dictatorship also. But in case of democratic socialism, टारगेट तो यही है। टारगेट क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर यही टारगेट है और उसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मदद से अचीव किया जा रहा है, तो वो होगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो हमने तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म तो नहीं अपनाया है। हमने कभी भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के को अपनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बनाया है, ना ही संविधान के अंदर बनाया है। तो इसीलिए सही ऑप्शन क्या है? 1 ओनली। तो प्रियम्बल को हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है क्रैश कोर्स के अंदर, जहां हम आइडियोलॉजीज की भी बात करते हैं, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे आजकल आइडियोलॉजी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप जरूर कवर करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। तीसरा सवाल है हमारी टेस्ट सीरीज में से। हमारी टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज के साथ साथ एक बिल्कुल बेसिक से शुरू होते हुए आपको एडवांस लेवल पे लेके जाती है और करंट अफेयर्स 1.5 साल की कवरेज आपको करवा देती है। तो आप जरूर इस पे नजर डालिएगा। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन वहां से हम पूछ सकते हैं या हम किस तरीके से क्वेश्चन से डील करते हैं। कुछ इग्नोर्ड एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे ट्राइब्यूनल्स के बारे में हम मेंस में तो बहुत पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में कई बार हमारा रह जाता है काम। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन पे सवाल आपसे पूछा गया है। पॉज करें, अटेम्प्ट करें। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा 2 और 5।
दैट मींस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट। ये कैट कौन से आर्टिकल में बना है सर? ये कैट बना है 323A के अंदर। सो 323A में पार्लियामेंट को ट्राइब्यूनल बनाने की पावर दी गई। ये 323A कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और जब ये 323 आया, इसने बोला कि पार्लियामेंट सेंट्रल सिविल सर्विसेज या ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के लिए के जो भी केसेस होंगे उनके लिए एक अलग ट्राइब्यूनल बनाए। डिफेंस सर्विसेज के भी जो सिविलियन एम्प्लॉयज होते हैं वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। तो 1985 में एक एक्ट बना, कानून बना, जिसको बोला जाता है ट्राइब्यूनल्स एक्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट। तो उस ट्राइब्यूनल्स एक्ट के थ्रू एक ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसका नाम है कैट। ठीक है, सो कैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ट्राइब्यूनल्स ओवरऑल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कौन कौन कैट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है? 1, 3 एंड 4 दे डू नॉट कम अंडर ज्यूरिसडिक्शन। तो हमने प्रॉपरली ये चीजें यहां टेस्ट सीरीज में विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस की हुई हैं। तो आप इसको एक बार आराम से पढ़ के अगर इसे समझेंगे तो वही चीज हमने टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस के फॉर्मेट में भी दी हुई है। एनीवेज, चौथे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। डिमांड फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स। तो ये थोड़ा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है ना, सिर्फ पॉलिटी ही क्यों, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो ये चीजें भी हमें जाननी होती हैं। और प्रीलिम्स के पेपर में ऐसा नहीं लिखा होता है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। कई बार तो मिक्स कर देता है वो नॉलेज को, आर्ट एंड कल्चर की नॉलेज करंट अफेयर से मिक्स कर देता है। तो ये चीज के लिए तैयार रहना है हमने किसी भी तरीके के ऐसे सवालों के लिए। अब सीधा आपसे पूछ लिया कि भाई इनमें से कब ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मान गई कि हमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना लेनी है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जी मान गई थी अगस्त में ही, अगस्त 1940 में ही मान गई थी कि हमने कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। बट अगर आपने हिस्ट्री सही से पढ़ी है तो आपको यह जरूर पता होगा कि हमारी पार्टीज ने इस अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। सो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बहुत पहले से रही थी। 1934 से हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में, एम.एन. रॉय की तरफ से आती है, 36 के कांग्रेस के सेशन में भी आ जाती है। लेकिन 1940 में फाइनली जब वर्ल्ड वॉर अपनी चरम पे पहुंच रहा होता है, उस वक्त ऑफर दिया जाता है कि आप लोगों के लिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी वॉर खत्म होने के बाद। सो दे सॉट द सपोर्ट ऑफ इंडियंस इन द वॉर, और इन्होंने बोला कि वॉर खत्म हो जाए उसके बाद हम एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को तैयार हैं। अब इसमें क्या है, 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगाओ स्टेटमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है, बिकॉज इंडिया हैज बीन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस सिंस 1929 and they do not want India to have a dominion status. Who are they? They means the Congress party, which is the chief negotiator at this point of time. तो यही चीज जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, वो एक्सेप्ट नहीं होती। और भी बहुत चीजें अनएक्सेप्टेबल है। आप आराम से इसका सोल्यूशन पढ़ो और इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग ऑल द ऑप्शंस। तो सभी ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। जब भी आप टेस्ट सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चारों ऑप्शन एक्सप्लोर किया करो। देख लो आपकी पढ़ाई जो है डबल ट्रिपल गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। एक पीवाईक्यू हम डिस्कस करते हैं फटाफट से। इस पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू मतलब 2022 से ही मैंने आपसे पूछ लिया है कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में ये सवाल, इसे देखिए गौर से और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इसका रहेगा सर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। तो आपसे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। पहली स्टेटमेंट क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल आर द ओनली ऑफिसर्स हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। रीजन, ये तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं। तो this translates to, just a second, this translates to, ये सर तो बैठ सकते हैं, इनका नाम आप मुझे बताएंगे, लेकिन ये नहीं बैठ सकते। इनका नाम थोड़ा थोड़ा सा ब्लर्ड आपको यहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं इसको छिपाने की कोशिश नहीं करूंगा। बट ये सर बैठ सकते हैं मीटिंग्स में पार्लियामेंट की।
और पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग्स में भी, लेकिन ये सर नहीं बैठ सकते हैं, इनका नाम आप मुझे बताएंगे, है ना। So ultimately what I mean to say is the attorney general can sit but the solicitor general cannot sit. And the second option, Constitution of India attorney general क्या कहता है, एक बार रिजाइन कर देता है, रिजिग्नेशन सबमिट कर देता है when the government which appointed him resigns. क्या ऐसा होता है? ऐसा जरूरी नहीं, कन्वेंशनली ऐसा होता है बट ऐसा जरूरी नहीं है. So since he or she is appointed by the president on the advice of the council of minister, conventionally they resign when council is dissolved, but ऐसा कोई constitutional प्रावधान नहीं है. अटॉर्नी जनरल को लेके प्रीलिम्स मेंस पिछले 3 साल के क्वेश्चन देख लो, सवाल पूछे गए, तो आपको कुछ चीजें, कुछ ट्रेंड्स नजर आएंगे. अब इसका मतलब ये नहीं कि अटॉर्नी जनरल पे बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपने, इसका मतलब ये है कि कुछ पार्ट ऑफ द एग्जाम या कुछ पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती, जरूर पढ़ लीजिएगा प्रीलिम से पहले, कभी भी स्किप नहीं करनी कंस्टिट्यूशनल बॉडीज. ऑफ कोर्स वैसे पॉलिटी तो सब जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इनफैक्ट इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट इनको इग्नोर कर लेते हैं. वो गलती भी प्लीज मत करना. आई एम सेइंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, पॉलिटी और इकोनॉमी में महारत हासिल करने के बाद भी जरूरी नहीं कि आपके सारे सॉल्व हो जाएं और साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में आप पीछे रह जाते हो. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. तो ये पॉइंट्स हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, जनरली पढ़ते हैं, और ये लक्ष्मीकांत से पढ़ा हुआ बंदा प्रीलिम्स का ये सवाल सॉल्व कर सकता है. और अदरवाइज ऑल्सो विच वी डिस्कस इन आवर कोर्सेज, तो हम होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं, उसमें भी आप उसके थ्रू भी कर सकते हो. तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, पता है. अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते. ये भी बात आपने याद रखनी है. एंड अटॉर्नी जनरल के अलावा देयर आर सम अदर ऑफिसेज, जिस जो सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज नहीं है. संविधान सिर्फ अटॉर्नी जनरल की बात करता है, सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं करता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं करता है. तो दोस्तों लास्ट रिमाइंडर आपको दे दूं जाते जाते कि हमारे प्रीमिक्स इनिशिएटिव से जुड़े रहें. उसमें हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, और आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसे इवॉल्व हो रहे हैं. तो नेक्स्ट टाइम हम वो वाले ऑप्शंस वाले प्रीलिम्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, इस तरीके से. तो कोड इस्तेमाल करके जरूर हमारे कोर्सेज में एनरोल करें. धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज.